हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। तो आज हमारे साथ एक और गेस्ट है, सिद्धार्थ अग्रवाल, एंड ही इज वन ऑफ आवर टॉपर्स। ही हैज स्कोर्ड 99.47 परसेंटाइल इन कैट 22। एंड टुडे वी विल ट्राई टू डिकोड हिज कंप्लीट जर्नी, किस तरह से प्रिपरेशन किया, किस तरह से उनका पूरे साल का प्लान था, क्या क्या उन्होंने इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखा, क्वांट्स, वर्बल, एलआरडीएम, इंडिविजुअल उनकी क्या स्ट्रेटजी, मॉक्स के टाइम उन्होंने क्या चीजों का ध्यान रखा, सो दैट जितने भी एस्पिरेंट फ्यूचर में इस एग्जाम के लिए अपेयर करने वाले हैं, चाहे वो कैट 23 हो, कैट 24 हो, आप सबको कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल पाए straight from the horse's mouth. So welcome Siddharth to this conversation. Thank you for having me, sir. It's an First, honor. first of all, congratulations. Thank you very much. 99.47, like which is probably a dream scorecard for any cat aspirant. तो मेरा पहला क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस है कि जब आपने लॉग इन किया, आपने वो स्कोर कार्ड देखा एंड यू सॉ दैट 99, व्हाट वाज योर रिएक्शन? Actually, to be honest, on the day of result, मैं Z का एक mock test ही दे रहा था because I was not sure क्योंकि बहुत सारे predictions होते हैं और सब कुछ अलग अलग बता रहे थे तो मैं काफी ज्यादा skeptical था अपने scores को लेके और percentage को भी of course। तो मैं Z पे फोकस करना शुरू कर चुका था तो I was giving a Z mock test। तो बीच में माय फोन स्टार्टेड रिंगिंग और उस पे काफी सारे नोटिफिकेशंस आए कि क्या रहा है, स्कोर क्या रहा है एंड ऑल। So I was like, I paused my test right there and I just opened the IIM CAT site और फिर मैं बहुत धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा था बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू मतलब सी कि क्या होगा मतलब क्योंकि वो अगर गलती से भी थोड़ा सा कम हो जाता मेरी एक्सपेक्टेशन से तो वो आपको पता ही होगा एस्पिरेंट्स का कितनी जल्दी माइंड डाइवर्ट होता है मतलब कितनी जल्दी मूड ऑफ होता है। तो मैं बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा था एंड देन आई सॉ ओवरऑल परसेंटाइल 99.47 एंड माय होल बॉडी वाज शिवरिंग। आई रश टू माय मदर एंड सेड मम्मा स्कोर आ गया है, आप देखो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, आप देख के मुझे बताओ कि ये सच है कि नहीं। माय मदर केम डाउन एंड शी वाज आल्सो इन अ रश, शी चेक द स्कोर एंड सेड कि हाँ तेरा इतना ही आया है। देन आई सॉ इट अगेन एंड देन आई वाज लाइक थोड़ा सा काम डाउन हुआ मैं कि हाँ नाउ ओके, मेरा ड्रीम नहीं है, मतलब ये कोई ड्रीम नहीं है, इट्स रियलिटी नाउ। Congratulations, एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस, बिकॉज जब वो आप स्कोर देखते हो, आपने पूरे साल भर मेहनत की होती है उस एक दिन के लिए, एंड देन व्हेन यू सी दैट इनटू एक्चुअल रिजल्ट्स, दैट्स अ वेरी मेस्मराइजिंग फीलिंग। सो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन सिद्धार्थ। थैंक यू मेरा सर। पहला क्वेश्चन जो आपसे है समझने के लिए वो ये कि व्हाट इज योर प्रोफाइल, टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ टू द ऑडियंस। क्या आपका 10th का स्कोर रहा, 12th क्या रहा, ग्रेजुएशन आपने किसमें किया, एंड वेदर ओके दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट और यू रीअटेम्प्टेड फॉर कैट? Okay, so I always had an interest in mathematics. So basically, I scored 10 CGPA in CBSE 10th. So I started my preparation for IIT JEE. I went to Kota to study for it, and then in my 12th I scored 88.8% CBSE again. Then I went to RGIPT, Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology. It's a national level institute. I went it from JEE Advanced. So वहाँ पे I enrolled into BTech Chemical Engineering. But over the years, I saw कि my interest doesn't lie in chemical engineering. So I started learning more different skills like digital marketing a little and then data analytics and stuff. Then I went to off-campus placement and then I was placed in a company. I worked there for 8 months or so, and then I switched over because I didn't feel compatible with the goals of company and myself. So I switched over, and then luckily I landed on a good job, which was Noida based. Again, startup. It was a startup, but the great thing was it was a remote working startup, so I was able to like stay at my home and stuff. So again, and in my graduation score, I didn't score well enough. It was 6.67. थोड़ा सा फॉल्ट मेरी तबीयत खराब होने का भी है बिकॉज क्यूमुलेटिव स्कोर होता है और मेरा इनिशियल फर्स्ट ईयर में काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी बिकॉज न्यू प्लेस एंड ऑल। देन अगेन मेरा इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम था रहा है केमिकल में, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा चूक हुई है। उसके अलावा I have also been in sports, like I am a national level lawn tennis player, and I have played district in football and inter college in TT. So उसके बाद again while living at the house during my work, I started seeing like talking. I started talking to my parents and seeing things around.
एंड आई सॉ कि मैनेजमेंट की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इन अ डे टू डे लाइफ. मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट द करियर बट इन टू डे लाइफ टाइम मैनेज करना. Because in today's time work life balance is very important, it's very important. And you need to manage your day throughout. मतलब आप जॉब से ज्यादा करेंगे तो यू विल नॉट गेट टाइम फॉर योर सेल्फ टू बिल्ड योर सेल्फ विच इज नॉट गुड. सो फिर मेरे को फील हुआ, आई डिस्कस दिस विद माई पेरेंट्स एंड दे वर लाइक या यू शुड ट्राई फॉर स्टडीज एंड ऑल, अभी तो यू हैव टाइम, यू हैव एज. So I started like preparing for CAT and stuff. So this is like my profile, I guess. Anything else? No, I So think this is Siddharth, this going to. was your first CAT attempt? Yeah, this was my first CAT attempt. Oh, amazing. In the first attempt itself, you got 99 Dream scorecard. Congratulations once again. So Thank you. Siddharth, decoding your strategy, and I Yeah. will go by subject by subject. So what was your subject by subject strategy for quants, LRD and verbal? किस तरह से आपने individual subjects को deal किया and किस तरह से आपने पूरे process को follow किया? Because CAT is a marathon, right? CAT is not a Right. 100-meter sprint कि आज आप तैयारी शुरू करो, एक हफ्ते बाद एग्जाम दे दोगे. तो आपका पूरे Exactly. साल भर का क्या प्लान रहा? कितना टाइम आपने इस पूरी प्रिपरेशन को दिया? Okay, so I decided doing I have to do CAT around, I guess, it was like 6 months ago. CAT से 6 months ago, I decided कि let's do CAT and stuff. So I started like researching and stuff कि क्या है क्या नहीं है, and like थोड़ा थोड़ा करने लगा था. फिर लेकिन in the last 3 months I was like really dedicated towards CAT. ठीक है. And in these 3 months I will talk about these 3 months only because those were the like really crucial where I was serious and stuff. So in these 3 months, first of all, I have this. I want to break this myth कि लोगों को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इंजीनियर है तो उसका LRDI क्वांट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है. तो मैं पहले तो everyone out there who is an engineer and who is a non engineer, I want to break this myth to you कि ऐसा नहीं होता है. ऐसा कुछ क्वांट्स का फायदा नहीं मिलता है इंजीनियर्स को, और नॉन इंजीनियर्स को ऐसा कुछ डिसएडवांटेज नहीं होता है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. सो इन दीज 3 मंथ्स बेसिकली मैंने तीनों सेक्शन में डिफिकल्टी फेस किया है. लाइक ऐसा कोई भी टाइम नहीं था कि मेरे एक मतलब पर्टिकुलर सेक्शन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्ट्रॉन्ग रहा हो. I faced difficulty in VARC as well, DILR as well, and quants as well. But the thing was कि जब मेरे साथ जिस सेक्शन में दिक्कत आती थी, I used to like focus on that section उस point of time पे, and then I used to like और बाकी दोनों सेक्शन को continuously थोड़ा थोड़ा टाइम देके I used to do it. So it was like कि balance हो जाता था. अराउंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा बैलेंस होने लगा था चीजें. इन द लास्ट मंथ आई सॉ कि चीजें बैलेंस होने लगी हैं, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, ओके. Good. So VARC में basically my strategy was कि first I used to be मतलब first my strategy was कि doing VA then go to RCs. So मेरे पास सर RCs के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचता था because VA used to take a lot of time. And the thing main issue was कि VA सही भी नहीं होता था because it used to involve odd sentences and para jumbles and all. एंड पैराजम्बल्स की प्रोबेबिलिटी सही होने की इज वेरी लो. तो वो वाला इशू मुझे आता था. सो देन आई चेंज माई स्ट्रेटेजी कि पहले आरसी करके देखते. एक्चुअली आई यूज टू फियर आरसीज बिकॉज दे वर एक्चुअली लेंदी एंड आई डेंट हैव दैट मच प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग एंड स्टफ. तो थोड़ा आरसी से डर लगता था. बट देन आई गैदर अप थोड़ा करेज एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग आरसीज फर्स्ट देन वीए. सो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि चारों आरसीज करने ही करने हैं. देन उसके बाद थोड़ा भी जो भी टाइम मिलता है उसके बाद आई डू पैरा समरी बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट लाइक आरसीज. तो वहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है. उसके बाद आई यूज टू डू ऑड सेंटेंसेस. ऑड सेंटेंसेस मेरे अच्छे होने लगे थे तो मैंने ऑड सेंटेंसेस के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना शुरू कर दिया था कि कोई पैरा समरी नहीं आ रही है समझ में तो ऑड सेंटेंसेस कर लेता हूँ, या कोई आरसी का क्वेश्चन रह गया तो ऑड सेंटेंसेस से कंप्लीट कर लेता हूँ. पैरा जंबल तो मैं सर छोड़ ही देता था क्योंकि उसमें टाइम इन्वेस्ट करना, अगर इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट देम तभी इन्वेस्ट करो, वरना देयर इज नो सेंस. ठीक है. यू कैन डू मच मोर मतलब अदर क्वेश्चंस. ठीक है. पैराजंबल पे इतना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इफ यू आर नॉट गुड एट इट. देन DILR में तो इट्स ऑल अबाउट क्लिकिंग.
मतलब जब जो चीज क्लिक कर रही है इट वुड मेक, मतलब एक बार में या तो सेट क्लिक करता है तो पूरा हो जाता है वरना नहीं होता है। बट द मेन थिंग इज कि द गुड थिंग इज कि कैट रिवॉल्व्स अराउंड अ पर्टिकुलर सेट्स ऑफ लाइक टॉपिक्स। तो इफ यू कवर दोज टॉपिक्स तो उसके अराउंड ही चीजें आती हैं। इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज्यादा वेराइटी है। आई गेस 8 to 10 टॉपिक्स होते हैं मेजरली, जो अगर कवर कर लिए जाएं तो आपका कैट का DILR का हो जाता है। मेरे साथ इश्यूज क्या आने लगे थे बीच में DILR के साथ कि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। लाइक 1 और 1.5 सेट तो मैं कर लेता था, बट मुझे थोड़ा सा अपने आप पे, अपने पोटेंशियल पे थोड़ा दिखने लगा था, तो आई वॉज टारगेटिंग 3 सेट्स एटलीस्ट, कि ठीक है 2.5 3 सेट्स करने लगूं। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा वो होने लगा था फ्रस्ट्रेटिंग, कि वाई आई एम नॉट गेटिंग देयर, वाई आई एम नॉट गेटिंग देयर, वैसा वाला चीज आने लगी थी। उसके अलावा DILR के नए क्वेश्चंस को के साथ कभी कभार ऐसा होता है कि आपको वो सेट क्लिक नहीं होता है और आप वो मॉक में नहीं कर पाते हो, विच इज हार्ट रेंचिंग, क्योंकि वो मतलब आपने कर लिए इतने सारे सवाल, आपको आना चाहिए, आपका देखा हुआ सेट है, फिर भी आप गिवन टाइम में नहीं कर पा रहे हो तो बहुत बेकार लगता है। बट इट्स नॉट अ थिंग टू लाइक क्रिब अबाउट और बी अपसेट अबाउट। होगा वो, डोंट वरी अबाउट इट, डी डे पे होगा। इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड इट अलॉट वो डी डे पे होगा ही होगा। देन विद क्वांट्स, क्वांट्स में सर इनिशियली मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की थी, बिकॉज क्वांट्स के मेरे को सवाल ऐसा था मेरे साथ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे लिए 8 सवाल बनाना भी टफ हो जाता था, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक मिथ रहती है कि इंजीनियर्स का क्वांट बहुत अच्छा होता है, तो वैसी एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं इंजीनियर से। तो मेरे आसपास सबकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि भाई क्वांट्स तो मैं फोड़ दूंगा, क्वांट्स पे मेरा ऑलमोस्ट पूरा सही होंगे सब कुछ। तो मेरा हमेशा से माइंडसेट शुरुआत से यही रहता था कि मेरे को सारे अटेम्प्ट करने, सारे अटेम्प्ट करने हैं। और उस चक्कर में मैं इतने ज्यादा रश में रहता था कि मैं ना सवाल ढंग से पढ़ पाता था, ना उनके पीछे एक सोच पाता था, और वो टाइम भी चला जाता था, तो अटेम्प्ट्स ही नहीं होते थे। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को समझाया कि देयर इज नो नीड टू डू ऑल, बेटर कि 10 या 12 सवाल करो, सही करो। तो ऐसे ऐसे करके मैंने 8 सवाल, 10 सवाल, 12 सवाल, ऐसे ऐसे करते 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 आई रीच टू दैट लेवल। फिर वो सही होने लगे थे, फिर क्वांट्स धीरे धीरे लाइन पे आने लगा था। क्वांट्स के लिए बेसिक माय स्ट्रेटेजी वाज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना क्वांट्स नहीं हो सकती। देयर इज नो ट्रिक्स एंड जुगाड्स आर गुड, आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लग जाती हैं तो वेल एंड गुड, बट डोंट रिलाई ऑन देम। बेसिक्स क्लियर रखने पड़ेंगे, उसके बिना कॉन्ट्स नहीं हो सकती। दैट इज अ गिवन। ग्रेट सिद्धार्थ, एंड बहुत ही डीप इंसाइट्स आपने दिए, एंड आई बिलीव जो आपने क्वेश्चंस का आंसर किया उसी पर्सपेक्टिव से किया है, जहाँ पे एक एक्चुअल जो एक कैट स्टूडेंट के चैलेंजेस आते हैं कि मेरे से ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक सेट हो गया, 2 सेट हो गए। एंड आई बिलीव यहाँ से लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। जो मैंने इस पूरे जो आपने एक डिटेल आंसर दिया वहां से मैं ये समझ पा रहा हूँ दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन कंसिस्टेंट। जो आपने एक चीज बोली राइट। ना कि डी डे वाले दिन होगा, सो इफ यू हैव ट्रस्ट इन योर प्रिपरेशन, क्या मैंने जो तैयारी करी है ना वो काफी मैंने मेहनत करी है, मेरे से एक मॉक में नहीं भी हुआ तो कोई चैलेंज नहीं है, मेरे से एक टाइम पे नहीं हुआ तो डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि एग्जाम वाले दिन होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एज अ कैट एस्पिरेंट आपको समझना है, क्योंकि ना हाइज एंड लोज आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो आपको क्विट नहीं करना है कहीं पे भी। यू हैव टू कीप बिल्कुल। गोइंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू विल रीच टू द राइट डेस्टिनेशन। एग्जैक्टली। फॉलोइंग अप टू दैट क्वेश्चन सिद्धार्थ, आई बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन शायद सबको सबसे ज्यादा डर लगता है, कितने मॉक्स करे। एंड जितने मैंने मॉक्स करे, क्या ऐसा हुआ कि मॉक्स में कम नंबर आ रहे हैं? क्योंकि मैंने एक चीज ना बहुत कॉन्स्टेंटली नोटिस करी है ओवर द इयर्स, जिन लोगों का भी कैट नहीं हो पाता किसी रीजन से, उसमें एक चैलेंज ये जरूर रहता है कि उन्होंने क्या गलती करी होती है कि या तो उन्होंने मॉक लिखे ही नहीं होते क्योंकि उनको इतना डर लगता है अपने स्कोर को फेस करने में, या फिर हम्म। उन्होंने 2-3 मॉक्स लिखे और वो कम स्कोर आ गया तो वो अगला मॉक दे ही नहीं रहे। जबकि मेरा हमेशा यह मानना है कि मॉक्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। मॉक्स में कम नंबर लिया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में हमें कम नहीं लाना है। सो व्हाट वाज योर कंप्लीट स्ट्रेटजी अबाउट दिस मॉक थिंग? सर मॉक्स के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसा कि आपने बोला मॉक्स आर रियली इंपॉर्टेंट, और मॉक्स से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अनदर थिंग आई वांट टू सी कि स्टूडेंट्स को क्या लगता है ना सर, कि पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग सवाल कर लेते हैं, टॉपिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मॉक स्टार्ट करेंगे। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड यू शुड नॉट प्रैक्टिस दिस एट ऑल। मॉक्स दो, मॉक्स करते रहो, उसके बाद जो तुम्हारे टॉपिक्स नहीं क्लियर हो रहे हैं वो मॉक से, प्रैक्टिस से और करो। तुमने नहीं आता है तुम्हें, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता होगा और तुम मॉक्स दो ही ना।
ऐसा होता था। मैं आसपास अपने स्टूडेंट्स, मतलब मेरे जो आसपास स्टूडेंट्स थे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा मुझसे बोलते थे कि हम लोग अभी नहीं दे रहे हैं मॉक्स, हम लोग अभी नहीं दे रहे हैं, हम लोग बाद में देंगे जब हमारा अलजेब्रा पूरा हो जाएगा, जब अरिथमेटिक पूरा हो जाएगा। बट व्हाट आई डिड वाज कि मैंने मॉक्स दिए। मैंने शुरुआत में 3-4 जो भी जितने भी मॉक्स थे देने लगा था। मैं हफ्ते में 1-1 मॉक्स कंटिन्यूअसली देने लगा था, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन एक्चुअल में 3 महीने पहले ही स्टार्ट हुई थी, तो अराउंड 30-40 मॉक्स ही थे मेरे पास। तो मैं हर दिन, मतलब हर हफ्ते में 1 मॉक देने लगा था। तो उसके साथ अब मेरे साथ क्या होता था इनिशियली, जैसे मैंने आपको बताया, मैं मेरी स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा अपोजिट थी जो मेरी लास्ट स्ट्रेटजीज थी उससे। तो एक्चुअली मेरे पास मॉक्स देने से मेरे को ये पता चला कि हाँ, मेरे को एक तो टाइम मिला फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर मैं यही 3 महीने की जगह लास्ट के महीने में मॉक देना स्टार्ट करता, या शुरू के 6 महीने की जगह लास्ट के 3 महीने में मॉक देना स्टार्ट करता, तो मेरे पास टाइम कम बचता एनालिसिस करने के लिए कि मेरी स्ट्रेटजी है क्या। मैं एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर पाता अपनी स्ट्रेटेजी के साथ। तो वो मेरे को टाइम मिला, सबसे पहली बात तो कि मैंने मॉक स्टार्ट कर दिया, तो मुझे टाइम रहा कि हाँ, मैं स्ट्रेटेजीज चेंज कर करके देखूं। उसके अलावा शुरुआत से मॉक देने का फायदा ये होता है कि यू ऑलरेडी नो कि तुम्हारी किस में तुम्हारा अच्छा हाथ है और किस में तुम वीक हो। ठीक है, अगर तुम पहले मॉक नहीं दोगे और तुमने मान लो सारा की सारा कोर्स कर लिया, अच्छी बात है, कर लिया, उसके बाद मॉक्स देना स्टार्ट किया, फिर मॉक्स में नहीं बने, तो वो ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है, और उसके बाद फिर लगता है कि हमने इतनी टाइम करा क्या? सब कुछ वेस्ट लगने लगता है कि इतनी सारी प्रिपरेशन करी, उसके बाद भी हमें मॉक्स में इसकी चीज़ के सवाल ही नहीं बन रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है? मॉक्स शुरुआत से देने का मतलब अच्छा फ़ायदा, बेनिफिट ये है कि आप शुरुआत में देते हो, आपको पता चल जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स ये हैं, आपकी वीकनेसेस ये हैं। तो आप वीकनेसेस पे थोड़ा फ़ोकस करते हो, आपको टाइम रहता है। आप स्ट्रेंथ, और आपको स्ट्रेंथ पता चल गई, तो आप उन पे ज़्यादा फ़ोकस करके उन्हें एब्सोल्यूट बना सकते हो कि हाँ, हम लोगों को पता है हमारा अरिथमेटिक अच्छा है, तो हम अरिथमेटिक सारे करके आएँगे। हमारा अलजेब्रा अच्छा है, तो अलजेब्रा करके आएँगे, आरसीज़ एंड मतलब सारे सेक्शंस के हिसाब से रिस्पेक्टिवली। तो मॉक्स शुरुआत से मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आपने जिस दिन सोचा है कि आपको कैट करना है, उसी दिन एक मॉक दे लो। किसी का भी दे लो, इतने सारे फ्री मॉक्स पड़े रहते हैं। किसी का भी दे लो, जस्ट नो योर लेवल, पहले तो सेट योर लेवल कि हम हैं कहाँ। उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करने में भी आसानी होगी आपको। कई बार ऐसे सब मेरे साथ ऐसे इतने सारे केसेस थे कि मैंने आस-पास देखता था, पीपल वर स्कोरिंग सो लो, एंड आई एम नॉट सेइंग कि दे कुडन्ट स्कोर हाई, बट दे वर स्कोरिंग सो लो, एंड उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि हम 99.9 से कम लाएँगे ही नहीं, एबीसी से कम लाएँगे ही नहीं। फर्स्ट थिंग अबाउट डूइंग एमबीए एंड कैट इज सेल्फ अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे स्ट्रांग हो, आप कितना ज़्यादा आपका पोटेंशियल है। आई एम नॉट अंडरमाइनिंग एनीवन्स पोटेंशियल, सबके पोटेंशियल्स हाई ही होते हैं, कोई कम नहीं होता है। लेकिन द थिंग इज कि आप किस में चीजें डिफर करती हैं। लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड कि अगर इफ यू विल जज अ फिश बाय हिज वे ऑफ क्लाइंबिंग ट्री, तो ही विल फेल, इट विल फेल, राइट? सो आपको देखना है, हो सकता है आपका क्लैट में ज्यादा अच्छा वो हो, आप कैट दे रहे हो, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? तो आपको अपना पोटेंशियल भी उसी हिसाब से बनाना चाहिए। और मैं मॉक, फर्स्ट मॉक आपको पूरी क्लैरिटी दे देता है वेयर डू वी लाई। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप कितने मॉक्स दे दे के अपना पोटेंशियल ले जाते हैं उत्तर तक। उसके अलावा सर, मॉक्स की बेसिक स्ट्रेटेजी तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटेशन करते रहना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि आपके साथ ऐसा, आई हार्डली सॉ एनीवन जिसकी पहली स्ट्रेटेजी थी और वो लास्ट तक रही और उसने उसी में खेल कर दिया। ऐसे बहुत कम होते हैं लोग, और हम लोगों को उनसे कंपटीशन नहीं हो तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो डिफरेंट ब्रीड है। अ, उसके अलावा सर, एक्सपेरिमेंटेशन के अलावा मैं कहूँगा कि मेरी जो पर्सनल वो थी, मैंने मॉक जितना ज़्यादा मॉक्स से सीखा है, मुझे नहीं लगता मैंने किसी और चीज़ से सीखा होगा, क्योंकि मैं मॉक्स देता था। जो मॉक्स मुझे, मतलब फिर मैं एनालिसिस करने बैठता था थोड़ा, तो मुझे कुछ सवाल आए, कुछ सवाल नहीं आए। तो जो सवाल नहीं है उन्हें दोबारा कर लिए। तो फिर क्या होता था कि अगले मॉक में उनमें से एक सवाल मुझे ऐसा लगने लगता था कि 1 या 2 सवाल कि हाँ, ये देखे हुए हैं, ये कर सकते हैं। तो आप मॉक से जितना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। आपको इतना कहीं से एक्स्ट्रा मटेरियल, बुक्स या फिर इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप मॉक्स देते चले जाओ, मॉक्स का एनालिसिस करते रहो। 2 घंटे का मॉक होता है, 2 घंटे का मॉक दो, 2 घंटे रेस्ट लो, 3 घंटे एनालिसिस में लगाओ, यू आर डन। ठीक है, आप 1 हफ्ते का आपकी ऑलमोस्ट हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास यही है कि अगले 5 दिन में जब तक आप नेक्स्ट मॉक नहीं देते, वो जो आपको सवाल नहीं आए हैं, जो आ गए हैं, उन्हें थोड़े 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 करके लगाते रहो। दैट इज इनफ। मैंने ऐसे ही किया था।
उसके अलावा फिर लास्ट महीने में तो सर मॉक वाज रिग्रेस, दो दो मॉक मैं देने लगा था। और लास्ट के महीने में वन अनदर थिंग, पीपल डजंट कंसंट्रेट ऑन प्रीवियस ईयर मॉक्स। मेरी एडवाइस यही रहेगी, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाइए, जिस भी ईयर के, मतलब आप अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हैं तो 2022 के तीनों मॉक्स लगाइए। ठीक है, आप पढ़ के लगाइए, बिना पढ़े लगाइए, वो आपके ऊपर है, बट जरूर लगाइए टू नो योर पोटेंशियल, टू नो व्हाट इज कैट। लोगों को यही नहीं पता होता है आधी जर्नी तक कि कैट में सवाल कितने आते हैं या सेक्शन में सवाल कितने आते हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप क्या एग्जाम देंगे। तो प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाइए, डोंट टेक देम लाइटली। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि आपके देखे हुए हैं या फिर क्या है, जो भी है लगाइए। मैंने प्रीवियस ईयर मॉक्स आई गेस 3 बार लगाए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स 2017 से लेकर 2021, तीनों तीनों स्लॉट्स, दो दो तीनों तीनों स्लॉट्स जितने भी थे, मैंने दो दो तीन तीन बार लगाए हैं। तो मॉक्स की मेरी ये स्ट्रेटेजी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट है ये। एंड जितने भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब आप कैट एग्जाम के लिए जाते हैं, और बहुत ही अच्छा पॉइंट सिद्धार्थ ने हमें दिया है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस, कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। और जब आप मॉक्स अपेयर करते हो तो आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिलती है। हर एक मॉक के साथ जब आप इंप्रूव करते हो तो आपको आइडिया लगता रहता है कि मैं कितना बेटर हो रहा हूँ। और सेल्फ अवेयरनेस का जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। आपको ये एक्सेप्ट करना है यार मैं कहाँ पे लाई करता हूँ। देखो आज के डेट में ना प्रॉब्लम क्या आती है सिद्धार्थ, जो मैंने भी स्टूडेंट के साथ देखा है, वो ये है कि लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, आप इंप्रूव नहीं कर सकते। तो बीइंग अ कैट एस्पिरेंट ना, जब आप मॉक देते हो, आपका स्कोर कम भी आया तो उसको एक्सेप्ट करो सबसे पहले तो, कि हाँ मेरा स्कोर कम आया है। जब आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग है कि, तो आप एनालाइज करोगे मेरी क्या चीजें सही हो रही हैं, क्या गलत हो रही हैं, उस टॉपिक को मैं स्ट्रॉन्ग करता हूँ। और ये चीज मॉक बहुत ज्यादा हेल्प करती है। एंड आई बिलीव ये सिद्धार्थ अपनी जर्नी से खुद ही बता रहे हैं कि ये चीज उन्होंने खुद देखी। मैंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करे, एक स्ट्रेटजी फेल हो गई, एक्सेप्ट किया ये स्ट्रेटजी मेरे लिए काम नहीं करी, दूसरी ट्राई करी, एंड देन आप देख रहे हो कैट में ही हैज स्कोर्ड द प्रोबेबली द ड्रीम परसेंटाइल, राइट? सर सिद्धार्थ थोड़े से नेक्स्ट। पॉइंट्स और मैं बोलना चाहूंगा हाँ। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले। अनदर थिंग इज कि इस सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ साथ डोंट लाइक फोकस ऑन आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब लोग तुम्हें बहुत बताएंगे कि तुम्हें इतने परसेंटाइल लाने हैं या तुम इतना नहीं कर सकते, तुम उतना नहीं कर सकते। डोंट लेट देम गेट टू यू। ठीक है, एंड डोंट लेट देम मतलब पुट यू ऑन अ पेडेस्टल ईदर। आपको अगर कोई चढ़ा रहा है कि यार तेरे तो इतना अच्छा मॉक चला गया, इतने अच्छे आंसर्स आ गए, ये हो गया वो हो गया, डोंट लेट देम गेट टू यू इन ईदर सेंस। उसके अलावा सर मेरे साथ मॉक्स में मैं ये बोलूंगा, डोंट गेट डिसहार्टेंड एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। मेरे लास्ट मेरे को याद है अभी भी कि मैंने एक मॉक दिया था, आई गेस 2 या 3 डेज पहले कैट से। उसमें मेरे मतलब परसेंटाइज आती हैं ऑफकोर्स मॉक्स के साथ, स्कोर्स के साथ। तो उसमें मेरी 64 परसेंटाइल थी, ओनली 64। एंड पीपल अराउंड वर सेइंग इट वाज द इजीएस्ट मॉक, कैट तो इसी लेवल का होता है, हमारे 99 आ गए, 98 आ गए। एंड आई फेल्ट अ लिटिल डिसहार्टेंड आल्सो कि यार मेरे 64 आ रहे हैं, जिस मॉक में लोग बाग बोल रहे हैं कि ये तो एकदम एक्यूरेट कैट जैसा है। तो लेकिन डोंट गेट डिसहार्टेंड, बिकॉज trust me, if you have worked hard, if you were honest to yourself, if you have like suffered enough, ठीक है, तो फिर डी डे पे it will pay. You will get what you have put into. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप ना, मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बहुत सारे वीडियोस में भी बोलता हूँ, दैट इफ यू बिलीव इन द प्रोसेस यू विल डेफिनेटली सी द प्रोग्रेस। एक मॉक खराब चला भी गया, 60 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है प्रिपरेशन खराब हो गई। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपका कोई भी रोल मॉडल क्रिकेटर रहा हो या कोई भी स्पोर्ट आप फॉलो करते हो, लेट से आप क्रिकेट फॉलो करते हो, एक मैच में विराट कोहली 0 पे आउट हो गया, या एक मैच में अगर मेसी या रोनाल्डो गोल नहीं कर पाया, ये थोड़ी उनको फुटबॉल या क्रिकेट खेलना नहीं आता। हाँ कुछ गलतियां हुई होगी, नेक्स्ट मॉक में उससे इंप्रूव करो। सो डू नॉट थिंक यार अगर मेरे 2 मॉक में कम नंबर आ गए तो मैं कर नहीं पाऊंगा। हैव ट्रस्ट इन योर प्रिपरेशन, बट इंपॉर्टेंट ये है वो ट्रस्ट तभी आएगा जब आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी। वो जब आप नेट्स में डेली 10 घंटे प्रैक्टिस करोगे, तभी जाके वो वाला कॉन्फिडेंस गेन होगा कि हाँ मैं मैच में परफॉर्म कर लूंगा, मैं फाइनल में परफॉर्म करके आऊंगा। सो सब सिद्धार्थ मेरे ऑन दिस, बताओ। सब मेरे 30 मार्क्स से लेकर 120 मार्क्स तक की रेंज में सारे नंबर्स आए हैं मॉक में। और मैंने लेकिन कभी भी अपने आप को ईदर एक्सट्रीम पर अपने आप को ऐसा नहीं फील करा है कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ या फिर मैं बहुत ज्यादा ही डम हूँ या एनीथिंग। एंड आई हैव सीन पीपल हु वर कॉन्स्टेंटली स्कोरिंग टू मतलब 110 120 मार्क्स एंड देयर कैट वाज ruined. आई एम नॉट श्योर फॉर व्हाटसोएवर रीजन, बट अगर जरा भी आपको लगता है कि थिंग्स आर गेटिंग टू यू, कम डाउन।
ठीक है, डोंट लेट कहीं पर भी कोई भी एक्सट्रीम पर डोंट लाई इन द मिडिल। एंड अनदर थिंग, बी हंग्री टू लर्न। अपने आप को थोड़ा कम ही मान के चलो। इफ यू थिंक योर पोटेंशियल इज ऑफ 99, मान के चलो कि यू विल स्कोर 97। तब यू विल बी हंग्री एंड देन यू विल थ्राइव टू लर्न। और जब आप छोटी छोटी चीजों से सीखने लगोगे ना, लाइक द थिंग वाज कि आई हैव सीन पीपल हु वर लाइक रियली वर इन काइंड ऑफ एटीट्यूड और समथिंग कि हम लोग क्वेश्चंस नहीं बताएंगे या फिर जो भी है, वी वोंट हेल्प बिकॉज दीज आर सिली क्वेश्चन। जस्ट अ थिंग, नो क्वेश्चन इज अ सिली क्वेश्चन। अगर कोई आपसे बहुत सिलीस्ट क्वेश्चन भी पूछ रहा है ना कि ये वाला प्लस क्यों होगा, माइनस क्यों नहीं होगा, प्लीज टेल देम, ठीक है? इससे आपकी क्लैरिटी बढ़ती है। मोर यू टीच, मोर यू लर्न, एंड बी हंग्री टू लर्न। किसी से भी सीखने को मिल सकता है, चाहे वो कम वाला हो चाहे वो ज्यादा वाला हो। हम लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा वालों से ही सीखने को मिलता है, लेकिन कम वाले एक्चुअली में सिखाते हैं, बिकॉज दे ब्रिंग इन द क्वेश्चंस जो हमारी सोच से भी बाहर है। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कई बार जो लगता है कि ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, हमने क्यों नहीं सोचा ऐसा। कई बार ऐसा होता है, एंड दिस इज अ गुड पॉइंट। बी हंग्री टू लर्न एंड लर्न फ्रॉम एनीवन एंड एनीवेयर यू कैन गेट। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड वो हंग्री एटीट्यूड होगा, वो लर्निंग एटीट्यूड होगा, तभी जाके मतलब आपका एप्टीट्यूड भी बेटर होगा। सो सिद्धार्थ, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वर अ लाइफ यस क्लास सर। स्टूडेंट विद स्टडी बस एज वेल। तो हाउ डिड स्टडी बस प्ले अ रोल इन योर जर्नी, एंड किस तरह से कंट्रीब्यूट किया? क्या प्लस माइनस आपको लगा कि हाँ यार ये चीज मुझे बेनिफिशियल रही? इफ यू कैन एनलाइटन द ऑडियंस। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मेंटर्स को वो बहुत मतलब एकदम बॉटम ऑफ हार्ट से थैंकफुल हूँ कि इतनी ज़्यादा अच्छी डेडिकेटेड मेंटरशिप इवन आफ्टर मतलब सो मच वर्कलोड, इतना ज़्यादा बच्चों पे फोकस, डाउट क्लियरेंस एंड इतने हम्बली पढ़ाना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सीन कि टीचर्स आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा मतलब being in the profession for a long time, they started neglecting basic doubts and basic questions of students, या basic जो वो होते हैं concepts, वो थोड़ा सा ignore करने लगते हैं। क्योंकि उनके भी वो आ जाता है एक वो लिमिट सी आ जाती है कि हम कब तक बताएंगे। बट द हम्बलनेस एंड द डेडिकेशन एंड डाउट क्लियरिंग, वो क्या कहते हैं टेंडेंसी जो मेरे को मेंटर्स में लगी, दैट वाज रियली गुड एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। प्लस जो लास्ट में मतलब जो प्लानर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लानर्स आर सो 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 एलेबोरेटेड और इतने ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं कि इफ़ यू विल फॉलो देम, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। लिटरली आपको सोचना भी नहीं है अपनी तरफ से, इतने ज़्यादा एलेबोरेटेड प्लानर्स रहते हैं। जैसे कि मैंने आईएफटी का प्लानर देखा, उसके अलावा जो एडवांस्ड वर्कशॉप का प्लानर था, दैट वाज अमेजिंग। For I would like to talk about advanced workshop because that played a major role in my preparation. Like advanced workshop, I guess लास्ट के एक महीने में शुरू हुई थी, लास्ट के एक डेढ़ महीने में। आई थिंक 14 टू 14 थी, 14 अक्टूबर टू 14 नवंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग वाज कि इतनी ज़्यादा अच्छे मतलब उससे थी वो, इतनी ज़्यादा वेल प्लान थी। इवन आफ्टर मतलब आपका पूरा दिन एक्सेल आर आई में के काम से बीत जाता था, उसके बाद भी आप रात को लेट नाइट मतलब क्लासेस में इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते थे, दैट वाज अपने आप में अ बिग थिंग। उसके बाद भी द डेडिकेशन थ्रू आउट द क्लास, मतलब लास्ट मिनट तक छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी कहीं कम नहीं पड़ना है। बिकॉज आई अंडरस्टैंड इवन इफ यू वुड हैव बीन लाइक कि ठीक है हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं आज या थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, so it would have been fine because we used to see your workload, but the dedication you showed for our preparation for our good, that was मतलब heads off। तो उसके अलावा एडवांस वर्कशॉप में द बेस्ट थिंग वाज कि इट वाज सो वेल प्लान्ड कि आपको बस वो वर्कशॉप ढंग से अटेंड करनी है, रोज करनी है रेगुलरली, एंड वर्कशीट कर लेनी है जो आपने उसमें की, एंड यू आर डन फॉर इट। मुझे मतलब रिवीजन के टाइम पे बिल्कुल सोचना भी नहीं पड़ा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, बिकॉज क्या होता है कि कैट से एक महीने पहले मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स मतलब बच्चे को खुला छोड़ देते हैं कि अब हमारी तरफ से पूरा कोर्स हो गया, अब आपको रिवीजन करना है वो आप कर लो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि यार हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, क्योंकि रिवीजन किसी दिन होता है किसी दिन नहीं होता है। इतना डिसिप्लिन आई गेस कम ही लोगों में होता है कि वो रोज एक डिसिप्लिन मैनर में कर पा रहे हैं रिवीजन, हर चीज का, वो भी हर टॉपिक का। लेकिन एडवांस्ड वर्कशॉप से ऐसा था कि हर चीज कवर्ड थी, और मतलब एक गुड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था उस चीज को करने का। ऐसा नहीं है कि कोई चीज रश्ड हो रही है या फिर कोई चीज बिल्कुल ही निग्लेक्ट हो गई, सब कुछ चीज को एग्जैक्ट टाइम था, अच्छा टाइम था।
और वेल प्लान था। मतलब एक फ्लो ऑफ कंटिन्यूटी, जो कंसिस्टेंसी जरूरी होती है लास्ट के महीने में हर स्टूडेंट को, वो मुझे एडवांस वर्कशॉप में बिल्कुल दिखी। और प्लस सबसे बेस्ट पार्ट रहता था कि आप जो लास्ट में बोनस पॉइंट्स बताते थे, बिजनेस केस स्टडीज, दोज वर द फेवरेट पार्ट ऑफ माइंड, बिकॉज एक्चुअली द थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि एमबीए हमें प्लेसमेंट्स के लिए या फिर जॉब के लिए, इस चीज़ों के लिए करना है, बट I think there's much more to MBA than just placements, money and job. I think in environment, peer group, उसके अलावा creativity, ठीक है, different mindset, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, एंड आई थिंक these should be the goals for any MBA कैट aspirant. तो जो आप बिजनेस केस स्टडी बताते थे वो इतनी ज्यादा रिफ्रेशिंग थी कि जो पिछले 3 महीने में आप जो हार्डवर्क कराते थे इतना ज्यादा रिग्रेस, वो पूरा कंप्लीट लगने लगता था कि हाँ अब चैन की नींद सो सकते हैं, इतना माइंड फ्रेश हो गया एकदम, इतना ज्यादा माइंड ओपन हो गया है। तो वो होता था, एंड आई यूज्ड टू फील कि हाँ दीज आर द रीजंस आई वांट टू परस्यू एमबीए, आई वांट टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज सो आई कैन लर्न ऑल दीज थिंग्स। मतलब इतना ज्यादा क्रिएटिव वो, जैसे आपने मैगी के उसका बताया था हम लोगों को कैंपेन का, उसके अलावा और भी चीजें थी, रे बैन वगैरह के बताए थे आपने। तो वो दैट वाज फेबुलस पार्ट, एंड आई वाज सो डम्बस्ट्रक कि ओ माय गॉड कि ऐसी भी माइंडसेट होते हैं, लोग ऐसे करते हैं चीजें। तो दैट वाज द अमेजिंग पार्ट। उसके अलावा इवन इन द IIFT planner, I would also like to talk about IIFT. Sorry, I am getting into the we are talking about CAT, but IIFT also is an important exam, I guess. So IIFT planner was also an amazing planner. बहुत ही ज्यादा लाइंड अप कोर्स था, मतलब आपको दिन डिवाइडेड था पूरा 5 क्लासेस में, स्टैटिक, करंट एंड उसके अलावा फिर VARC, DILR एंड क्वांट्स। तो बहुत ही ज्यादा शेड्यूल था, एंड आई यूज्ड टू डू इट, आई यूज्ड टू लाइक वॉच द वीडियोस ऑन 1.5x एंड ऑल, तो कवर अप हो जाता था। उसके बाद ज्यादा कुछ बचता नहीं था करने को, सब कुछ ऑलरेडी अपने आप कवर होता चले जाता था। सो आई गेस इफ यू विल जस्ट ट्रस्ट इन द प्रोग्राम, लाइक एडवांस वर्कशॉप या जो भी आपने प्रोग्राम ले रखा है, लाइव क्लासेस एंड एवरीथिंग, if you'll just trust your, मतलब completely believe and trust in that program, you have to do nothing more, nothing extra than that. ग्लैड टू हियर सिद्धार्थ दैट वी कुड प्ले अ पार्ट इन योर जर्नी, बट मेरा जो मानना है वो ये है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फॉर दैट मैटर, एक Yeah, कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो रोल है वो 20 से 30% है, रेस्ट 70% right. आपकी खुद की मेहनत है। हम लोग आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट दे सकते हैं, वीडियोस दे सकते हैं, बट जब तक आप खुद से नहीं करोगे नहीं होगा। तो मेरी जितनी भी हाँ, एक्सपीरियंस आप सबको यही एडवाइस है, नो मैटर आप कहाँ से तैयारी करो, आप हमारे यहाँ से तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हो, बिलीव इन दैट इंस्टीट्यूट एंड उसके बाद आप उनको फॉलो करो सही तरीके से एंड रिमेन कंसिस्टेंट। क्योंकि आप अगर खुद से मेहनत नहीं करोगे ना, तो फिर कोई टीचर, कोई मेंटोर चाहे कितने भी एफर्ट लगा ले, वो चीज निकल के नहीं आएगी। तो वो स्टूडेंट का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जितना एक टीचर का, तब जाके यू गेट ड्रीम परसेंटाइल लाइक दिस। सो ग्रेट ex- सिद्धार्थ, कांग्रेचुलेशन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट्स कम टू द डी डे। yes एग्जाम sir. वाला दिन आ गया है, मॉर्निंग में यू आर गोइंग टू योर एग्जाम सेंटर, क्या फीलिंग थी, किस तरह से वो 2 आवर डील करे, नर्वसनेस थी कि नहीं थी, एंड पेपर देने के बाद वर यू सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस? Okay, so I'll talk about a day prior from the exam because वो day ज़्यादा important होता है मेरे ख्याल से D day से एक दिन पहले का दिन. So usually, actually I won't recommend it, but if we are talking about honest interviews, so I'm gonna tell you my personal experience. So what was happening with me was कि last के few दिन में I was really skeptical about my performance in DILR. तो मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि DILR में क्या होगा. So on the last day, when people are usually relaxing their mind, listening to music, talking to their friends, I was continuously studying DILR के solution. I was like mugging them up. ठीक है, DILR के सारे previous year questions के solutions, I was literally mugging them up, and I was doing that until 10 p.m. I won't recommend this to anyone. This has been my personal woe. I'm not sure anyone else would be able to deal with it like I did, क्योंकि बहुत ज़्यादा load हो जाता है. सो आई वोंट रिकमेंड इट, आई वुड रिकमेंड यू कि ये चीजें जो करनी है ना, ये 2 दिन 3 दिन पहले कर लो। मेरे पास थोड़ा टाइम कम बचा था, इसलिए मुझे लास्ट डे तक करना पड़ा, 2 या 3 दिन तक पहले कर लो, और लास्ट डे एकदम चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ होगा। अगर इफ यू हैव बीन ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, देखो सेक्रीफाइस मांगती हैं चीजें। इफ यू विल थिंक कि यू कैन गेट एवरीथिंग विदाउट गिविंग अप एनीथिंग, तो दैट नॉट गोना हैपन। यू विल हैव टू गिव योर कंफर्ट, लग्जरी, योर डिस्ट्रैक्शंस, ये सब त्यागने पड़ेंगे, तभी होगा। आप नहीं कर सकते एक्सपेक्ट, इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ लगता है सीधे सीधे।
तो दैट्स तो उसके अलावा कि मतलब इफ़ यू हैव बीन ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, इफ़ यू हैव सैक्रिफाइस्ड इनफ, तो आपका डी डे पे होगा ही होगा। आपको एक दिन पहले कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस बी रिलैक्स्ड, ठीक है? लिसन टू व्हाटएवर म्यूज़िक और व्हाटएवर यू लाइक टू डू। देन डी डे के दिन सर मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं सुबह-सुबह जा रहा था एंड आई वाज़ इन द कार एंड माय मदर वाज़ सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड आई वाज़ लिसनिंग टू दिस सॉन्ग ऑन अ लूप, ठीक है? दैट वाज़ लाइक हांस जिमर सॉन्ग, वो जो ट्यून्स होते हैं थोड़े से रिलैक्सिंग के लिए। आई वाज़ थिंकिंग अबाउट इट एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग वाज़ कि आई वाज़ फोकसिंग ऑन माय स्ट्रेटजी। आई वाज़ लाइक पूरा मैं 2 घंटे जो मेरे अगले 2 घंटे होने वाले हैं, मैं दिमाग में फ़ॉर्मुलेट कर रहा था अपनी-अपनी चीज़ें कि कैसे-कैसे करना है। लाइक व्हाट विल बी, जैसे ही मेरा पेपर आएगा, वीएआरसी शुरू होगा, मैं आरसीज़ कर लूँगा चारों, फिर ये वीए शुरू कर दूँगा, फिर डीआईएलआर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें डीआई पहले कर दूँगा, फिर एलआर कर लूँगा एंड क्वांट्स में फिर 5 या 6 मिनट में सारे क्वेश्चंस देख लूँगा कौन-कौन से करने हैं, देन आई विल अटेम्प्ट देम। ये मैं स्ट्रैटेजी बार-बार रिवाइज़ कर रहा था जिससे कि मुझे कुछ नया-सा ना लगे। पेपर में कुछ नया-सा ना लगे और चीज़ें वैसी ही हों जैसे अकॉर्डिंगली। 1-2 बार मैं ऐसी भी स्ट्रैटेजी फ़ॉर्मुलेट कर रहा था कि अगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो मैं पहले क्या करूँगा? जैसे अगर मेरे पास आरसीज़ में ज़्यादा टाइम लग गया तो मैं क्या चीज़ छोड़ना चाहूँगा बीए में से? मैं ये चीज़ें भी थोड़ा सोच रहा था, इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, डू थिंक अबाउट योर स्ट्रेटजीज। डू इमेजिन कि आप कैसा परफॉर्म करने वाले हैं एग्जाम में, उन 2 घंटों में आपकी परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है। इफ यूल थिंक अबाउट इट ना, तो उसके अराउंड ही परफॉर्मेंस रिवॉल्व करेगी, बिकॉज योर माइंड इज सो स्ट्रॉन्ग कि वो जैसा आप उसे सोचते हो ना, वो आपसे वैसे ही करवाता है। तो दिस दैट वाज़ माय लाइक कि ये मेरी एक पर्सनल टेक्नीक थी। तो मैं पूरे टाइम मतलब गाने सुनते-सुनते यही रिवाइज़ कर रहा था कि कैसे-कैसे मैं अटेम्प्ट करूँगा। क्वेश्चन्स की दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन्स का बिल्कुल मत सोचो कि क्या क्वेश्चन्स आएँगे, या हमारा क्या वीक टॉपिक है, या वो आ गया तो क्या हो जाएगा, ये आ गया तो क्या हो जाएगा। बस ये सोचो कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है कि हमें पहले आरसी करना है, हमें पहले वीए करना है, या जो भी है, उसको वो रिवाइज़ करते रहो, क्वेश्चन्स को नहीं। स्ट्रेटेजी को। उसके बाद सर फिर मैं कैट में बैठा, सो पेपर स्टार्टेड। तो मैंने आई वाज इन स्लॉट 1, सो स्लॉट 1 आई गेस इफ पीपल नो, आई थिंक इन माय ओपिनियन इट वाज द टफेस्ट स्लॉट ऑफ दिस ईयर, क्योंकि पीपल वर सेइंग कि नहीं नहीं इतना कुछ नहीं था, S3 स्लॉट 3 ज्यादा टफ था या ये वो। दैट इज नॉट समथिंग आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन, बट हाँ पर्सनली मेरे ख्याल से स्लॉट 1 वाज लाइक रियली टफ। तो सर वीएआरसी शुरू हुआ एंड मैंने फर्स्ट पैसेज पढ़ा। द फर्स्ट पैसेज वाज आई गेस अबाउट फिलोसफी और इकोनॉमी। तो आई स्टार्टेड रीडिंग इट एंड आई टुक लाइक अराउंड 5-6 मिनट्स रीड करने के, और उसके बाद क्वेश्चंस देखने गया। पैसेज वाज रियली टफ। मुझे समझ में आ गया था कि पैसेज तो बहुत टफ है। अब मेरी स्ट्रेटेजी थी कि लेट्स सी द क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखते हैं, वी विल स्किम इट आउट, ठीक है, और एक या दो तीन क्वेश्चंस बना के वी विल जस्ट मूव ऑन। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आई सॉ कि पैरा कंप्लीशन आया है इस बार, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए वो था, क्योंकि मैं थोड़ा ऑड सेंटेंसेस पे फोकस करता था, तो मेरा ऑलरेडी एक पार्ट चला गया था जो मेरा फेवरेबल पार्ट था, तो उसकी जगह पैरा कंप्लीशन आ गए थे, तो दैट वाज रियली न्यू थिंग फॉर मी। उसके बाद फिर आई स्टार्टेड दिस आरसी, तो मेरे 10 मिनट वेस्ट हो गए एंड आई कुडंट सॉल्व एनीथिंग इन दैट। और वो इतना ज्यादा गंदा पॉइंट था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि बस मैं उठ के चले जाऊं वहां से, हो गया है मेरा। बट ठीक है, फिर देन आई रिमेम्बर्ड कि ऑल द हार्डशिप्स, मतलब आई हैव पुट दिस इन, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अपन फोकस करते हैं, अभी वी हैव गॉट 30 मिनट्स लेफ्ट, वी कैन डू। तो फिर मैंने तीनों आरसीज पढ़े जल्दी जल्दी, और फिर तीनों आरसीज वो करे। उसके बाद फिर आई अटेम्प्टेड वीए, ठीक है। फिर डीआईएलआर स्टार्ट हुआ। डीआईएलआर स्लॉट 1 वाज लाइक कुछ अलग ही। मतलब डीआईएलआर में डीआई का सेट ही नहीं था, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की स्ट्रेटेजी रहती है कि एक डीआईएलआर सेट आएगा, हम कर लेंगे, तो एक हमारा सेट इन द बकेट हो जाएगा कि हाँ ये तो हमारा कट शॉट है। तो डीआई ही नहीं था एंड आई वाज सो, मैं आई वाज लाइक अगेन कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो एक सेट ऐसे ही हो चला गया है। अब मैं एक दो में, अब मेरे को तीनों की तीनों एलआर बनाने पड़ेंगे, विच इज रियली नॉट पॉसिबल टू सॉल्व 3 एलआर सेट्स। तो फिर मैंने सोचा कि अब जो है ठीक है। तो मैंने पहला डीआई का वो डीआईएलआर का सेट खोला, तो इट वाज रियली टफ। इट वाज अबाउट वेन डायग्राम ज्यादातर इजी आते हैं, और मुझे मेरा भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा 2 मिनट दिए। मैंने देख लिया कि नहीं होने वाला, ये कुछ ज्यादा अलग ही था, उसमें वेरिएबल्स कुछ ज्यादा ही थे।
तो मैंने उसे छोड़ दिया, नेक्स्ट करा। नेक्स्ट अरेंजमेंट्स एंड ऑल का था, ठीक है, कर लिया। और फिर उसके बाद तीसरे सेट पे आया, तीसरे सेट में आई अटेम्प्टेड 3 क्वेश्चंस। दो में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, दो क्वेश्चंस में, और चौथा वाज वेरी लेंथी, तो मैंने उसको अटेम्प्ट करना छोड़ा। लास्ट के 10 मिनट बचे थे, एक मेरे पास 1.5 सेट था जो मैं कर सकता था। तो लास्ट का मैंने सेट खोला, इट इट सीम्ड प्रीटी लेंथी। वो आई गेस रूट्स एंड उसका था, आपने अगर देखा हो तो रूट्स वाला क्वेश्चन था, तो उसमें वो स्टेशंस के टाइम वगैरह गिने थे, तो दैट सीम्ड रियली लॉन्ग। तो मैंने सोचा कि इसे करने की जगह लेट्स डू वन थिंग, कि ये जो 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं पिछले सेट में, ये कर लेते हैं। तो मैं दोनों क्वेश्चंस वो कर दिए, तो DILR हो गया। पर फिर भी आई वाज लाइक कि स्कोप नहीं बचा था सर मेरे पास। मैं 10 ही क्वेश्चंस कर पाया था, तो मेरे पास स्कोप नहीं था कि अगर कोई भी एक दो क्वेश्चंस गलत हो जाते तो मेरे साथ बहुत बड़ा इशू हो जाता, मैं बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता। तो वो था। उसके बाद फिर क्वांट्स सीम्ड लिटिल इजी, तो क्वांट्स फ्लो में होती चली गई थी। तो क्वांट्स में मेरे को थोड़ा सा ठीक था कि हाँ चलो ठीक हुआ है। उसके बाद फिर मैं मेन थिंग नाउ द मेन पार्ट, मैं एग्जाम सेंटर से बाहर आ रहा था, सब फ्रेशन अप हुआ एंड ऑल, तो आसपास स्टूडेंट्स बात करते हुए दिखते ही हैं। तो सब लोग इतना ज्यादा इजी बता रहे थे इस एग्जाम को कि ये तो कैट 2021 से इतना ज्यादा इजी था, हमने तो इतने सेट्स कर लिए, हमने तो उतने सेट्स कर लिए, पूरा VARC कर दिया, पूरा क्यू कर दिया। एंड आई वाज लाइक प्रिटी शॉक कि ओके, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो इतना कुछ भी नहीं कर पाया, ये बच्चे सब कुछ करके आ गए। एंड मुझे लगा कि मेरा कैट हो गया है, अब नेक्स्ट ईयर का ट्राई करते हैं, इस साल का हो गया है खराब। ठीक है, फिर मैं आसपास, फिर मम्मा भी ऐसे बच्चों से बात कर रही थी, वो सेंटर पे ही थी, तो वो भी बात कर रही थी, तो उन्हें भी लोगों ने ये बोला कि बहुत इजी एग्जाम था, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो फिर मैं आया, फिर मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप्स जो होते हैं कोचिंग्स के, उन पे बातचीत करी, उन पे थोड़ा पता किया, तो पता चला कि हाँ बच्चों को डिफिकल्टी फेस हुई है। फिर जैसे जैसे स्लॉट 2 स्लॉट 3 का आते गया, पता चलते गया, तो आई वाज, मतलब मैं शाम तक, रात तक इस फेज में आ चुका था कि हाँ स्लॉट 2022 का कैट वाज नॉट इजी, एंड उसमें से भी स्लॉट 1 वाज रियली टफ। तो इतना मेरा आ चुका था, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट आई गेस थोड़ा सी सिली मिस्टेक्स हो गई जिसकी वजह से थोड़ा स्कोर कम रह गया, बट या। Great, and I believe that this is very humble and modest of you कि ये कम रह गया, because this is probably the dream score which most of the CAT aspirants would like to take in on any day, right? या But beautiful Siddharth, and I believe a lot of insights to be taken from this conversation. लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा, and बिल्कुल candid conversation जिस तरह से आपने आंसर दिया, मुझे लगता है आपने ना वो रूट कॉज प्रॉब्लम्स उठाई जो एक कैट एस्पिरेंट की टेक्निकली होती है एग्जाम डे वाले दिन भी या प्रिपरेशन वाले दिन में। काफी सारे लोग आई बिलीव आपसे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जो चैनल को इस समय देख रहे हैं जो फ्रेशर्स है। तो वो एक या फ्रेशर के जो आपके क्वेश्चन थे वो वही वाले क्वेश्चन थे जो एक फ्रेशर, क्योंकि आई एम डीलिंग विद दीज क्वेश्चन एवरी डे। ठीक है, तो आई या बिलीव and I congratulate you for scoring this percentile, and I wish you all the best, you achieve all the success. थैंक Before यू सर। going, I would like you to give your final tips for the cat 23 aspirant, because अब वो लोग start कर रहे हैं। What would you like to advise to all of them? ओके, सो सबने सुना ही होगा कि अर्ली बर्ड्स गेट द वर्म। तो वो एक बात तो सही है कि आप जितना जल्दी मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके अपने, उतना अच्छा है। बट अगर आप नहीं भी करते हैं तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, आप रेस में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। कैट इज ऑल अबाउट कि आप जितना टाइम दिया है उसमें कितना ज्यादा फोकस्ड है, कितना ज्यादा आप पॉइंट टू पॉइंट चीजें कर रहे हैं। इफ यू विल बी लाइक कि हम सब कुछ कर लेते हैं, तो नहीं हो पाएगा। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, फाइंड आउट योर वीकनेसेस। अगर वीकनेसेस आप टाइम बीइंगली कर पाते हैं सही, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो वेल एंड गुड। नहीं होती है तो कोई बात नहीं, कैट बहुत बड़ा है, बहुत टॉपिक्स आते हैं। अगर आप उसमें से कोई भी मेजर 2 टॉपिक भी उठा लेंगे तो भी यू विल बी इन अ वेरी गुड स्पेस, आप बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो नो नीड टू वरी अबाउट योर वीकनेसेस, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, ट्राई टू डेवलप मोर। ठीक है, ट्राई टू, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वीकनेसेस को छोड़ ही दो, बिल्कुल ही मत करो, इन टॉपिक्स को करो, जितना हो सके उतना करो। अगर नहीं होता है तो देन लेट इट बी। जैसे मेरा प्रोबेबिलिटी वाज अ लॉस्ट कॉज, मेरे से नहीं हो रहा था, लास्ट तक नहीं हो रहा था, तो मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 2-3 क्वेश्चंस आएंगे, वी आर गुड टू गो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ऐसे ही सेम अबाउट VARC आई वुड लाइक टू एडवाइस, क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर एंड लाइक बीइंग एवरेज स्टूडेंट ऑल अराउंड, मेरे को ऐसे रीडिंग हैबिट नहीं थी बिल्कुल भी।
सो ट्राई टू डेवलप रीडिंग हैबिट। मैं कहूँगा कि ट्राई टू रीड एज मच एज यू कैन। इसका बहुत फायदा मिलता है, आगे भी मिलता है, मुझे लेट रियलाइज हुआ। तो लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी वीआरसी में, ट्राई टू रीड एज मच एज यू कैन एंड डोंट रीड कुछ भी। डोंट रीड novels एंड ऑल, आई वुड सजेस्ट। आई एम प्रिटी श्योर पीपल वुड हैव एडवाइज्ड कि novels पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। आई वुडंट सजेस्ट दैट बिकॉज डोंट गेट डाइवर्टेड। novels तो इजी होती हैं पढ़ना, दे आर अ इजी रीड। कैट में नहीं आती हैं इजी रीड्स। Try to focus on passages from RCs from like Eon and Guardian, Economist and everything, या फिर अपने कोर्स मटेरियल के पैसेज ही पढ़ लो बार बार। ठीक है, डोंट गेट डाइवर्टेड। नोवेल्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, बी फोकस्ड। नहीं होता है, मतलब नहीं आते हैं इतने इजी पैसेजेस की नोवेल जैसे पैसेज आ गए। ठीक है, DALR में तो आई वुड सजेस्ट कि एक लिस्ट बना लो टॉपिक्स की। जो जो टॉपिक्स हैं, जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट या फिर लीनियर अरेंजमेंट, ये ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट बना लो। और उन अपने जब भी आप कोई भी सेट सॉल्व करो, सबसे पहले दिमाग में याद करो कि वो किस टॉपिक का सेट है। ये सर्कुलर अरेंजमेंट का लग रहा है, या फिर वेन डायग्राम का लग रहा है, या लीनियर का। इससे क्या है, आपको आपके जो आपने जो पढ़ा हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड वो दिमाग में रिकॉल होने लगेगा, और वो सेट उसी थॉट प्रोसेस से चलेगा। फिर आप उसी से करोगे तो आपको होने लगेंगी चीजें। उसके अलावा DILR में आई वुड लाइक टू सजेस्ट सॉल्व एज मेनी सेट्स एज यू कैन। ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। पास पेपर्स उठाओ, जो आपकी कोचिंग मटेरियल है वो उठाओ, ऑलमोस्ट सेम ही सेट्स रहते हैं, सब इधर उधर ही रिवॉल्व करते हैं। उन्हीं सेट्स को करो, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और क्वांट्स में आई वुड लाइक की प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितने सवाल कर सको करो 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 करो। ठीक है, डोंट गेट स्टक। अगर तुम्हारा टारगेट है कि हमें 10 सवाल करने हैं, डोंट गेट स्टक एट द 9th क्वेश्चन। पहले 10 की 10 अटेम्प्ट कर लो जितने हो सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ो। डोंट गेट स्टक एनीवेयर। ठीक है, फ्लो मेंटेन रखो, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। 22 क्वेश्चन में से 10 करने होते हैं, 10 कर लिए, यू विल बी एट 99 परसेंटाइल। मेरे उतने ही हैं क्योंकि उसके ऊपर तो फिर मतलब स्काई इज द लिमिट। ठीक है, तो क्वांट्स में प्रैक्टिस करो करो। एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लोगों को मतलब स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा ऊपर गोल्स रहते हैं कि हमें पूरा कर लेना है पेपर, 66 क्वेश्चन में से सारे कर लेना है। ऐसा मत करो प्लीज। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, डिवाइड कर लो अपना, बना लो कि हमें 40 क्वेश्चंस करने हैं, हमें इतने करने हैं, और उतने ही करो, उसके थोड़ा सा आगे पीछे करो। प्लीज अपने धीरे धीरे बढ़ाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन में नहीं होती हैं चीजें। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है, इट टुक टाइम। ऐसे ही कैट में टाइम लगता है। इट्स नॉट मतलब हंसी खेल नहीं है बिल्कुल भी। आई नो कि पीपल से कि इट्स इजी हो जाता है एंड ऑल, नहीं होता है। बहुत मेहनत लगती है। मैं बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत स्ट्रेसफुल डेज भी आते हैं। तो ये मेरी बेसिक पढ़ाई के लिए स्ट्रेटेजी है। और उसके अलावा एक मैं थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि स्ट्रेस बहुत रहता है स्टूडेंट्स में आजकल। दे जनरली डोंट टॉक अबाउट इट, बट होता है। मैंने पर्सनली बहुत स्ट्रेस फेस किया है। तो द थिंग इज कि मेन पीपल थिंक कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए वी शुड डू आर एक्टिविटीज वी फील वी आर गुड इन। ठीक है, जैसे कि मूवीज देख ली या दोस्तों के साथ पार्टी कर ले। प्लीज ट्राई टू अवॉइड देम एज मच एज यू कैन। प्लीज ट्राई टू लिव विद योर सेल्फ। मतलब गिव टाइम टू योर सेल्फ। आधा घंटे बाहर टहलने निकल जाओ, धूप में बैठो, या फिर अपने से बात करो। एक्चुअली ट्राई टू नो योर सेल्फ, ट्राई टू टॉक टू योर सेल्फ कि यार हम लोग अभी इतना कर रहे हैं, हमें इतने तक जाना है। ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ। क्योंकि आप थोड़े टाइम दोस्तों से बात करके या मूवी देख के अपने आप को डिस्ट्रैक्ट तो कर लोगे, आपको थोड़ी देर के लिए तो फील गुड होने लगेगा, बट दैट वोंट कंट्रीब्यूट टू योर बिल्डिंग योर सेल्फ। उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपका मूड अच्छा हो जाएगा लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आप घूमने निकल जाओ, अकेले गाड़ी लेके निकल जाओ, सिट इन अ पार्क, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, टॉक टू योर पेरेंट्स और योर मतलब जो भी आपके क्लोज वंस हैं उनसे बात करो, जानो चीजें, कुछ नया पढ़ लो। एंड अनदर थिंग वाज कि किसी भी दिन अगर स्ट्रेस भी हो रहा है ना, डोंट गिव अप। ठीक है, कई बार मैंने देखा है कि ऐसा होता है, हमें स्ट्रेस आ रहा है, हम लोग पढ़ना छोड़ देते हैं। उस दिन हम सोचते हैं कि नहीं यार आज मन नहीं हो रहा, कल पढ़ेंगे। इससे क्या होता है कि रिदम ब्रेक होती है, और एक बार रिदम ब्रेक होती है तो अगले दिन उसी रिदम में वापस आना बहुत लोड लगता है।
बहुत ज्यादा टफ लगता है। तो डोंट ब्रेक योर रिदम। आपको किसी दिन अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में, स्टडी फॉर एन आवर और टू, ठीक है, 2 घंटे कम पढ़ लो, लेकिन डोंट लीव इट, डोंट वेस्ट योर डे, ठीक है, डू समथिंग, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग आई गेस। तो डोंट लूज इट, कंटिन्यूशन फ्लो बनाए रहो, कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। और डी डे पे तो सब बढ़िया ही होता है, नहीं होता है तो आपके साथ एक्सपीरियंस होता है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Great, Siddharth. I believe these are very valuable insight which students are going to take from here. And काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजों पे आपने कॉन्वर्जेशन की, आपने अपने इंसाइट शेयर करे, एंड आई बिलीव अगर मैं इस पूरी कॉन्वर्जेशन को एक लाइन में समराइज करूं, देन यू आर समवन जिसने जिसने हाइज भी देख लिए, लोज भी देख लिए, स्ट्रेस भी देख लिया, एक्साइटमेंट भी देख लिया, बट वन थिंग विच इंस्पायर्ड मी द मोस्ट इन यू इज दैट you chose to keep going no matter what is the situation, no matter whether you are scoring good, no matter whether you are scoring low, no matter whether you are stressed out or you are comparatively relaxed, you chose to keep going, and that is very important. And अगर आपने consistency develop कर ली ना, क्योंकि मैं हमेशा इस बात में मानता हूँ that if you are consistent enough, you are competent enough. तो अगर आपके अंदर वो consistency, वो discipline आ गया, then you can deal with every situation and try to climb up the ladder step by step. जैसे कि सिद्धार्थ ने बताया, ऐसा एक दिन में नहीं, एक दिन में आपको 0 से 99 नहीं पहुंचना, हमारे पास बहुत टाइम है, हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहो। स्ट्रेस हो रहा है, ब्रेक लेना है, थोड़ा ब्रेक ले लिया, कॉन्वर्सेशन कर लिया, लेकिन वो फ्लो नहीं तोड़ना है, वो पढ़ाई का फ्लो, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ये मत सोचो आपके साथ हो रहा है, काफी लोगों के साथ हो रहा है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि यू आर इन द राइट माइंडसेट, यू आर इन द राइट फ्रेमवर्क, एंड उसके बाद अपनी प्रोसेस में बिलीव कर रहे हो कि हाँ यार चलो आज मेरे मार्क्स कम आए भी हैं तो कोई टेंशन नहीं है, कल अच्छे आ रहेंगे। किस दिन अच्छा आ गया तो ये नहीं सोचता तो मेरे बहुत अच्छा आ गया, प्रिपरेशन छोड़ देता हूँ। जस्ट कीप गोइंग टिल द एंड डे, टिल द डी डे, अपनी पूरी प्रिपरेशन में बिलीव करो, बिकॉज अगर आपकी मेहनत सही है, आपकी तैयारी सही है, आपको अगर वो ट्रस्ट है ना प्रिपरेशन पे, तो एग्जाम वाले दिन वो परफॉर्मेंस पे निकल के आएगा। एंड दिस इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम सिद्धार्थ। बहुत डिटेल तरीके से इन्होंने आंसर्स आपको बताए, ना आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, एंड दीज नोट्स, दीज कॉन्वर्सेशन, दीज इनसाइट्स are going to help you in some or the other way when you will appear for your CAT. So thank you, Siddharth, for being in the conversation, and thank you for sharing your complete journey with all the Thank CAT you. aspirants. Thank you, sir. All the best to everyone who is appearing next year or in the years further. And those who have performed this year and couldn't get a good score, don't lose hope. बहुत ऑप्शंस हैं, तुम्हारी परसेंटाइल पे तुम्हें पता भी नहीं होगा, लेकिन बहुत ऑप्शंस तुम्हें खुले मिल जाएंगे। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर इट अगेन, ट्रस्ट इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, एंड यू विल बी गुड टू गो।